हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, सुबह के 11 बज चुके हैं और समय हो चुका है भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करने का। तो फटाफट से जुड़ जाइए। आपके आसपास जो बच्चे हैं, जो तैयारी करने वाले हैं, जिनके बारे में आपको जानकारी है, उन तक ये खबर पहुँचा दें। उनको जोड़ें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त कर सकें। ये वीडियो फ्री ऑफ कास्ट है, आप आसानी से शेयर कर सकते हैं। क्या पता आपके एक छोटे से कदम से बहुत से ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके इस काम से लाभान्वित हो जाएं, उनका भी भला हो जाए दोस्तों। तो सक्सेस पॉइंट एट द रेट नहीं ठाना है, सफलता आपको दिलाना है। इसी उद्देश्य से वीडियो तैयार की गई है। ये यूपीएससी, यूपीपीएससी अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं आज जो भूगोल के अंतर्गत प्रश्नों को रखा गया है, यानी कि विश्व का भूगोल, उसके अंतर्गत कौन से प्रश्नों को आपके लिए इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से। तो आज का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, साथ ही साथ आपसे छोटी सी गुजारिश है कि चैनल का सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन महासागरीय जल के घनत्व के बारे में सही है। पहला क्या कह रहा है कि दबाव बढ़ने पर समुद्री जल का घनत्व बढ़ता है, और दबाव बढ़ने पर समुद्री जल का घनत्व बढ़ता है। ट्रेंच के तल पर समुद्री जल का घनत्व सतह क्षेत्र की तुलना में 5% कम है। तो इसमें से कौन सा सही है। पहले दोस्तों, एक ही प्रश्न को 2 बार रिपीट उसमें कर दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि दबाव बढ़ने पर समुद्री जल का घनत्व बढ़ता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर बात करें ट्रेंच के तल पर समुद्री जल का घनत्व सतह क्षेत्र की तुलना में 5% कम है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, केवल पहला, यानी कि ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ऐसे ही शानदार प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल से बने रहिए। वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें ताकि महत्वपूर्ण प्रश्न आपको प्राप्त हो सके। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि मस्तिष्क की जटिलता या आकार में विकासात्मक वृद्धि को क्या कहा जाता है। यौन द्रुपता, सामाजिक मस्तिष्क परिकल्पना, मस्तीकरण मस्तिष्कीकरण या फिर समाना परिकल्पना। बात समझ में पे दोस्तों, प्रश्न क्या है कि मस्तिष्क की जटिलता, आकार में विकासात्मक वृद्धि को क्या कहा जाता है। यौन यौन द्रुपता, सामाजिक मस्तिष्क परिकल्पना, मस्तिष्कीकरण या फिर समाना परिकल्पना। तो फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने का आपके पास मौका, बहुत अच्छा सुनहरा मौका है दोस्तों। तो मस्तिष्क की जटिलता और आकार में विकासात्मक वृद्धि को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मस्तिष्कीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, मस्तिष्कीकरण। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि अमेरिका और ग्रीनलैंड के टुंड्रा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है। अमेरिका और ग्रीनलैंड के टुंड्रा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है। विकल्प कह रहा है सीनिक, एनू, एस्किमो, पापुआन्स। ध्यान से समझिए, अमेरिका और ग्रीनलैंड के टुंड्रा क्षेत्र में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है। सीनिक, एनू, एस्किमो, पापुआन्स। तो दोस्तों, अमेरिका और ग्रीनलैंड के टुंड्रा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को एस्किमो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एस्किमो कहा जाता है। तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से आपने क्या देखा कि अमेरिका और ग्रीनलैंड के टुंड्रा क्षेत्र में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, तो ये एस्किमो कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, एस्किमो कहा जाता है। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि समुद्र के पानी का औसत लवणता कितनी होती है।
आपका विकल्प है 55 भाग प्रति हज़ार, 35 भाग प्रति हज़ार, 25 भाग प्रति हज़ार या फिर 75 भाग प्रति हज़ार। समुद्र के पानी की औसत लवणता कितनी होती है? 55 भाग प्रति हज़ार, 35 भाग प्रति हज़ार, 25 भाग प्रति हज़ार या फिर 75 भाग प्रति हज़ार। तो याद रखिएगा, समुद्र के पानी का जो औसत की लवणता होती है वो होती है 35 भाग प्रति हज़ार। कितनी होती है? 35 भाग प्रति हज़ार। बी विकल्प सही हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर में तलछट के जमाव में योगदान देता है? पहला कह रहा है कि ज्वालामुखी का विस्फोट, अपरदन का निक्षेपण, समुद्री जीवों का क्षय और अपघटन। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर में तलछट के जमाव में योगदान देता है? ज्वालामुखी का विस्फोट, अपरदन का निक्षेपण, समुद्री जीवों का क्षय और अपघटन। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कोड का चयन करना है। केवल तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है या फिर तीनों सही है। तो महासागर में तलछट के जमाव में कौन योगदान देता है? तो महासागर में तलछट के जमाव की बात करें तो ज्वालामुखी राख और लावा कण, जिसको हम ज्वालामुखी का विस्फोट कह सकते हैं, स्थलीय अपरदन से लगाए गए पदार्थ और तथा समुद्री जीवों के अवशेष। तो यहाँ पे पहले दोस्तों ये तीनों ही कथन सही हैं। तो तीनों कथन कौन से विकल्प में दे रहा है? डी विकल्प में। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा वसंत ज्वार के निर्माण का सही कारण है? विकल्प क्या कह रहा है? तट रेखा में उभार। दूसरा कह रहा है चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षण द्वारा विपरीत दिशा में खींचते हैं। चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक ही दिशा में खींचते हैं। डी विकल्प कह रहा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में संवहन बल के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा वसंत ज्वार के निर्माण का सही कारण होता है? जब सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं तो अमावस्या और पूर्णिमा के समय जब होता है तब दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल मिलकर अधिक ऊंचाई वाले ज्वार उत्पन्न करते हैं। और अधिक ऊंचाई वाले ज्वार को ही पहले दोस्तों वसंत ज्वार के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक ही दिशा में खींचते हैं। तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका के पशुपालकों के प्रतिनिधि समूह होते हैं? याकूत, मसाई, एस्किमोस, बेडुइन्स। तो निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका के पशुपालकों के प्रतिनिधि होते हैं? विकल्प क्या कह रहा है? याकूत, मसाई, एस्किमोस या फिर बेडुइन्स। याद रखिएगा, मसाई लोग मुख्य केनिया और तंजानिया में रहते हैं और पारंपरिक रूप से पशुपालन जैसे गाय, बकरी आदि से अपनी आजीविका चलाते हैं। तो अफ्रीका के पशुपालकों के प्रतिनिधि समूह कौन होते हैं? मसाई। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? मसाई, यानी कि बी विकल्प। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपने देखा कि निम्नलिखित में से अफ्रीका के पशुपालकों प्रतिनिधि समूह कौन है? एस्किमो। बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? ईरा ललारो झील किस देश में स्थित है? ईला ललारो झील किस देश में स्थित है? विकल्प क्या है? बहामास, डोमिनिकन गणराज्य, तिमोर लेस्ते या फिर अर्जेंटीना। बात समझिए, क्या प्रयास कीजिए दोस्तों। ईरा लालारो झील किस देश में स्थित है? बहामास, डोमिनियन गणराज्य, तिमोर लेस्ते या फिर अर्जेंटीना। तो लेक ईरा लालारो तिमोर लेस्ता का सबसे बड़ा झील है जो देश के पूर्वी भाग में लोटेम डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तिमोर लेस्ते। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा पहले दोस्तों। अगला प्रश्न है, शैवाल की प्रजातियों की खेती से संबंधित जलीय कृषि को क्या कहा जाता है? शैवाल की प्रजातियों की खेती से संबंधित जलीय कृषि को क्या कहा जाता है? समुद्री कृषि, शैवाल कृषि, मछली पालन या फिर व्हेलिंग। तो शैवाल की खेती को अलगे कल्चर कहा जाता है, जो एक्वाकल्चर यानी जलीय कृषि की एक शाखा है। इसमें सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकार के शैवाल उगाए जाते हैं।
शैवाल की प्रजातियों की खेती से संबंधित जलीय कृषि को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शैवाल कृषि। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यावसायिक गतिविधि उन क्षेत्रों में की जाती है जो पर्यावरणीय दृष्टि से खानाबदोश पशुपालन के समान है? विकल्प क्या है? पशुपालन, स्थानांतरित खेती, अल्प विकसित गतिहीन जुताई, भूमध्य सागरीय कृषि। निम्नलिखित में से कौन सी व्यावसायिक गतिविधि उन क्षेत्रों में की जाती है जो पर्यावरणीय दृष्टि से खानाबदोश पशुपालन के समान है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? स्थानांतरित खेती। क्या हो जाएगा दोस्तों? स्थानांतरित खेती। तो बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सुएज नहर निम्नलिखित में से किस महासागर में एक महत्वपूर्ण कड़ी है? भूमध्य सागरीय, एशियाई, ऑस्ट्रेलियाई मार्ग, उत्तरी अटलांटिक मार्ग, केप ऑफ गुड होप से होकर जाने वाला मार्ग, उत्तरी अमेरिकी, पश्चिमी दक्षिणी अमेरिकी मार्ग। सुएज नहर निम्नलिखित में से किस जलमार्ग में एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है? फटाफट से उत्तर लगाइएगा दोस्तों। सुएज नहर निम्नलिखित में से किस जलमार्ग में महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है? तो आपको बता दूं सुएज नहर निम्नलिखित में किस जलमार्ग में महत्वपूर्ण कड़ी है? तो ये भूमध्य सागरीय, एशियाई और ऑस्ट्रेलियाई मार्ग, यानी कि ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा पहले दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है कि मत्सालू राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? केन्या, थाईलैंड, एस्टोनिया, फिजी। तो मत्सालू नेशनल पार्क उत्तरी यूरोप के देश एस्टोनिया में स्थित है। यह बाल्टिक सागर के तट पर स्थित एक प्रसिद्ध आर्द्रभूमि क्षेत्र है जो प्रवासी पक्षियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। तो मत्सालू राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? तो ये एस्टोनिया में स्थित है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों और ये इंपॉर्टेंट होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपने क्या देखा कि मत्सालू राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? तो मत्सालू एस्टोनिया में स्थित है। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न, कौन सा देश जॉर्जिया के साथ भूमि सीमा साझा करता है? कौन सा देश जॉर्जिया के साथ भूमि सीमा साझा करता है? अल्बानिया, रोमानिया, बुल्गारिया या फिर अजरबैजान? कौन सा देश जॉर्जिया के साथ भूमि सीमा साझा करता है? तो जॉर्जिया की सीमाएं अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्की, रूस और ब्लैक सी के साथ लगती है। तो यहाँ पे उत्तर क्या दे रहा है? अजरबैजान। तो यही आपको उत्तर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? डी विकल्प सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न दोस्तों कि सिलाग राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? मैक्सिको में, निकारागुआ में, होंडुरास में या फिर ग्वाटेमाला में? सिलाग राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? मैक्सिको, निकारागुआ, होंडुरास या फिर ग्वाटेमाला? तो यह राष्ट्रीय उद्यान जो है वो होंडुरास में स्थित है और अपनी जैव विविधता और वर्षा वन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? होंडुरास। तो इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न क्या है? जापान एक द्वीप देश निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? जापान जो है वो किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर या फिर दक्षिणी महासागर? बता दीजिए दोस्तों।
तो जापान एक द्वीप देश में किस महासागर में स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित दोस्तों? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि कोसोवो किस शहर में शार माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? कोसोवो किस शहर में शार माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? विकल्प क्या है? प्रिजरेन, पेजा, प्रिस्टिना, गजकोवा। तो कोसोवो के किस शहर में शार माउंटेन उद्यान स्थित है? तो शार माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये कोसोवा के पेजा जिले में स्थित है और यह क्षेत्र पर्वतीय जंगलों और जैव विविधता के लिए जाना जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पेजा, जो कि बी विकल्प में है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी किर्गिस्तान की सबसे लंबी नदी है? चुकारा, कारासू, नारिन। फटाफट से उत्तर लगाइए दोस्तों। कॉपी पेन लेके बैठा करें ताकि अब ये देख पाएँ कि आप कितने सही प्रश्नों के उत्तर लगा पाते हैं। तो किर्गिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चुकारा, कारासू, नारिन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नारिन। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न, पिछले प्रश्न को आपने क्या देखा कि निम्नलिखित में से कौन सी किर्गिस्तान की सबसे लंबी नदी है? तो वो नारिन है दोस्तों। नारिन किर्गिस्तान की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी प्राप्त है। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है मॉरिशस गणराज्य के किस भाग में ले मोरने ब्रेबेंट नामक विश्व धरोहर स्थल स्थित है? ठीक है दोस्तों, फटाफट उत्तर लगे कि मॉरिशस गणराज्य के किस भाग में ले मोरने ब्रेबेंट नामक विश्व धरोहर स्थल स्थित है? पश्चिम में, पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में या उत्तर पश्चिम में? तो मॉरिशस गणराज्य के किस भाग में ले मोरने ब्रेबेंट नामक विश्व धरोहर स्थल स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों, कहाँ स्थित है? तो अगर हम स्थिति की बात कर लें तो ये स्थित है दक्षिण पश्चिम में। कहाँ स्थित है? दक्षिण पश्चिम में दोस्तों। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। या दोस्तों, अगर हम बात कर लें इससे पहले के प्रश्न की कि किर्गिस्तान की सबसे लंबी कौन सी नदी थी? नारिन। और नारिन नदी किर्गिस्तान की सबसे लंबी नदी होने के साथ साथ ये किर्गिस्तान से होकर अराबी नदी में मिलती है, पर ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में इसको दर्जा प्राप्त नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, मैंने शायद बता दिया था कि इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में इसको दर्जा प्राप्त है, तो ये नहीं है, बल्कि इसको प्राप्त है दोस्तों। ये जो ले मोरने लेब्रेंट नामक विश्व ये है, इसको विश्व धरोहर का स्थान दिया गया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि ज्वार भाटा किस वस्तु के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होता है? पृथ्वी चंद्रमा पर, पृथ्वी सूर्य पर, सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी पर या चंद्रमा पृथ्वी पर? ज्वार भाटा किस वस्तु के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होता है? सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, पृथ्वी चंद्रमा पर, पृथ्वी सूर्य पर, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी पर या चंद्रमा पृथ्वी पर? ये ज्वार भाटा होता है वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के संयोजन से उत्पन्न होता है। चंद्रमा का प्रभाव अधिक होता है लेकिन सूर्य का प्रभाव इसे बढ़ा या घटा सकता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी पर। तो आपका सी भी सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? टैगा का अर्थ है पर्णपाती वन, शंकुधारी वन, घास के मैदान या फिर रेगिस्तान? टैगा का अर्थ क्या है? पर्णपाती वन, शंकुधारी वन, घास के मैदान या रेगिस्तान? तो टैगा दुनिया का सबसे बड़ा शंकुधारी वन क्षेत्र है जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? टैगा जो है वो उत्तरी
गोलार्ध में स्थित है। और ये कौन सा है? ये शंकुधारी वन क्षेत्र है। बी विकल्प सही हो जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि स्टीपी शब्द किस प्रकार के जैव क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय वन, सवाना, शंकुधारी वन। तो स्टीपी शब्द जो है वो उष्णकटिबंधीय शुष्क या शुष्क घास के मैदान होते हैं जो पूर्वी यूरोप और एशिया के बड़े हिस्से में पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि स्टीपी किस प्रकार के जैव क्षेत्र से जुड़ा? तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। क्या होते हैं? तो ये घास के मैदान होते हैं। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पशुचारण खानाबदोशी का अभ्यास करती है? कौन सी जनजाति जो है वो पशुचारण खानाबदोशी का अभ्यास करती है? बोरो, मसाई, पिग्मी, स्किमो। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति है जो पशुचारण खानाबदोशी का अभ्यास करती है? विकल्प क्या है? बोरो, मसाई, पिग्मी, स्किमो। तो मसाई लोग केनिया और तंजानिया में रहते हैं। फिलहाल तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मसाई। तो बी विकल्प सही हो जाएगा, और ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और अगर हम मसाई की बात करें तो मसाई केनिया में रहते हैं और तंजानिया में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? केनिया और तंजानिया में। और पारंपरिक रूप से गाय, भेड़, बकरी पालते हुए खानाबदोश जीवन शैली अपनाते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से जनजाति पशुचारण खानाबदोशी का अभ्यास करती है? तो ये मसाई है। यहाँ पे बी विकल्प सही हो जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न क्या है कि अमेरिका में शीतलहर का वर्तमान दौर निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? ध्रुवीय भ्रमण, जैव विविधता और आवास, जलवायु, ऊर्जा, राजनीतिक प्रशासन। अमेरिका में शीतलहर का वर्तमान दौर निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो अमेरिका में अचानक ठंड और बर्फबारी का कारण पोलर वोर्टेक्स होता है, जो ध्रुवीय क्षेत्र के ठंडे वायुमंडलीय हवाओं का प्रवाह होता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ध्रुवीय भ्रमण। तो ए विकल्प सही हो जाएगा, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस देश में सबसे लंबी भूमिगत सुरंग है? जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में, स्पेन में या फिर फ्रांस में? तो स्विट्जरलैंड में गोथार्ड बेस टनल है, जो विश्व की सबसे लंबी भूमिगत सुरंग है। इसकी लंबाई लगभग 57 किलोमीटर है। तो देश की सबसे लंबी सुरंग स्विट्जरलैंड में है। वैसे स्विट्जरलैंड में भी विकल्प सही हो जाएगा, और ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और अगर हम बात करें कि विश्व की सबसे लंबी सुरंग जो स्विट्जरलैंड में है उसकी लंबाई कितनी है? तो ये है 57 किलोमीटर। 57 किलोमीटर, ठीक है। और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है गोथर्ड बेस टनल। क्या नाम है दोस्तों? गोथर्ड बेस टनल नाम है दोस्तों, ठीक है। गोथर्ड बेस टनल। अगला प्रश्न, विश्व का 50% से अधिक कोयला भंडार किसके पास है? अमेरिका, रूस, चीन, भारत, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। चीन, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 50% से अगर अधिक की बात करें कि कोयला किसके पास है, तो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला भंडार अमेरिका है, फिर रूस है, फिर चीन है, जो कि वैदिक उत्पादन भंडारण में प्रमुख है। ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? अमेरिका, रूस और चीन। तो ए विकल्प सही हो जाएगा, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। बिल्कुल भी 3 वीडियो को मिस मत करें कि सुबह के 11 बजे भूगोल से संबंधित जो प्रश्न दिए जाते हैं, दोपहर के 2 बजे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से
और 8:05 रात में 8:05 पर जो वीडियो दी जाती है वो आपके हिस्से से संबंधित होती है। तो तीनों को बिल्कुल भी मिस मत करें। फिर मिलेंगे। थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट।